बच्चों प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपने देखा कि हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में लास्ट जो हमने पढ़ा था वो SN1 और SN2 यानी नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। आज जो हम शुरू करने वाले हैं सेकंड, तो देखिए क्या है। तो सेकंड हमारे पास है विलोपन अभिक्रिया। सेकंड हमारे पास है विलोपन अभिक्रिया। इस विलोपन अभिक्रिया को हम या बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब यहां से मुझे जो आपको बताना है वो मेन चीज क्या है, पहले उस बात को समझें। यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि हमारे पास जो KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH माइनस आपको पता है कि Nu माइनस का काम कर रहा था। यहां ध्यान रखेंगे कि ये KOH किस माध्यम में हमको दिया गया है। अगर ये KOH जलीय माध्यम में दिया है, अगर ये KOH जलीय माध्यम में दिया गया है तो ये OH माइनस काम करेगा Nu माइनस का। और Nu माइनस ने क्या किया था, प्रतिस्थापन, यानी ये आया था और Cl यानी हेलोजन बाहर हुआ था SN1 और SN2 में। इसका मतलब है KOH अगर जलीय माध्यम में दिया होगा तो OH माइनस काम करेगा Nu माइनस का। इसका मतलब है इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रतिस्थापन होगा। इस केस में प्रतिस्थापन होगा। अगर KOH एल्कोहलिक माध्यम में दिया है, एल्कोहलिक माध्यम में अगर दे दिया जाए तो उस केस में OH माइनस काम करेगा क्षार का। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से रिएक्शन में देखें कि KOH आपको किस माध्यम में दिया हुआ है। जलीय को हम शॉर्ट में AQ यानी एक्वस भी लिख सकते हैं और एल्कोहलिक को शॉर्ट में ALC भी लिख सकते हैं। तो ये भी दिया जा सकता है रिएक्शन के अंदर, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं 11वीं की। तो 11वीं में हमने अम्ल और क्षार की जो डेफिनेशन है वो 3 पढ़ी थी। तो 3 में सब यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे, और जो हम सेकंड बुक पढ़ रहे हैं हर जगह यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। तो क्षार कौन होंगे, जो OH माइनस देते हैं, सबको पता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षार का काम क्या होगा, तो इस पूरी बुक में जब भी क्षार आएगा तो उसका काम क्या होगा, H+ लेना। इस चीज को ना भूलें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी क्षार की बात आएगी इस सेकंड बुक के अंदर यानी कार्बनिक रसायन के अंदर, तो वहां पे क्षार का काम हर जगह क्या होगा, H+ लेना होगा। अब बात आती है H+ यानी हाइड्रोजन तो बहुत सारे होंगे, कौन से वाले कार्बन से या कहां से हाइड्रोजन हमें लेना है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन हमें लेना है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हमें लेना है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। H+ जब भी हम लेंगे तो बीटा कार्बन से लेंगे, और बीटा यहां भी चल रहा है। इसका मतलब है जब OH माइनस क्षार का काम करेगा तो उस केस में विलोपन अभिक्रिया होगी। उस केस में विलोपन अभिक्रिया होगी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एक और चीज को समझें। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि क्या कोई शॉर्ट हैंड ट्रिक है जिससे मैं पहचान लूं कि विलोपन कहां कहां होगा और विलोपन का मतलब क्या है। देखें, विलोपन की बात करते हैं तो विलोपन का मतलब है दो, या तो HX का बाहर जाना या H2O यानी पानी का बाहर जाना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। या तो H2O का बाहर जाना या फिर HX का बाहर जाना। अब बात समझें, यहां पे जो हमारे पास HX है इसमें आप देख पा रहे हैं तो ये H है और ये X है। X यानी हेलोजन। चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन यानी हेलोजन है। तो जब हेलोजन वाला चैप्टर है तो वहां पे विलोपन में HX को हम बाहर करेंगे, और जब पानी की बात आएगी तो ऑक्सीजन वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, वहां पे O आ रहा है। O आ रहा है, इसका मतलब अगर वहां पे विलोपन करना चाहते हैं तो उसका मतलब है वहां पे जल बाहर होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये कब बाहर होगा, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, और ये कब बाहर होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, वहां पे इसका यूज करेंगे। अब ध्यान रखें, यहाँ पे H और X है, तो ये वाला H कहां से बाहर करेंगे, बीटा कार्बन से, जो मैंने लिखा हुआ है। बीटा कार्बन कौन सा होता है वो भी देखेंगे। फिलहाल HX में ये जो H हमें बाहर करना है वो बीटा कार्बन से हम बाहर करेंगे। पानी को मैं ऐसे लिख सकता हूं H और
OH। तो ये वाला जो H है ये भी हम बीटा कार्बन से बाहर निकालेंगे। तो विलोपन का मतलब क्या है? बाहर निकालना, बाहर निकालना। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। विलोपन का मतलब है बाहर निकालना। अब किसे बाहर निकालना है? या तो HX को बाहर निकालना है या जल को बाहर निकालना है। इस चैप्टर में HX बाहर हम करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम H2O बाहर करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन हमेशा जो हम लेंगे वो बीटा कार्बन से लेंगे। अच्छा, अब एक चीज को और समझें। जैसे मान लो कि मेरे पास कार्बन है, कार्बन बनाता है 4 बंध, तो मैंने एल्कीन ले ली, ठीक है। इस कार्बन के 1 2 3 4 और इस कार्बन के 1 2 3 4, यानी दोनों कार्बन के 4 बंध पूरे हैं। मान लो इस पे A और B जुड़ा हुआ है, मैंने मान लिया। तो जब A और B इस पे जुड़ा हुआ है, अब मैं कह रहा हूं भाई A और B दोनों को यहां से बाहर निकाल दो, दोनों को यहां से बाहर निकाल दो। तो बचा क्या? कुछ ऐसा बचा। A और B तो बाहर हो गए। इसका मतलब जब A और B बाहर होंगे तो इस कार्बन पे 1 2 3 बंध होगा, इस पे 1 2 3 बंध होगा। इसका मतलब है दोनों कार्बन पे एक एक बंध की कमी आ जाएगी। तो क्यों ना अगर मैं इस पर डबल बॉन्ड लगा दूं, तो अब देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी वो कमी पूरी हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास शॉर्ट हैंड ट्रिक क्या आई? ट्रिक ये आई, जब भी किसी अणु में से 2 तत्वों को बाहर करोगे, बराबर बराबर की बात चल रही है, तो जब भी किसी अणु में बराबर बराबर कार्बन से 2 तत्वों को बाहर करोगे तो क्या बनेगा? एल्कीन, यानी द्विबंध बनेगा। ध्यान रखेंगे, क्या बनेगा? द्विबंध। और जब भी मैं किसी चीज को जोड़ दूंगा तो वापस किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बंध में चेंज हो जाएगा। तो यहां से इस पॉइंट को ध्यान रखें, कभी भी कोई चीज निकलेगी तो डबल बॉन्ड आएगा, कभी भी कोई चीज जुड़ेगी तो सिंगल बंध में ये चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, सिंगल बंध में कोई चीज जुड़ती नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। जुड़ने का सेंस ये है भाई, तुम ट्रिपल बंध अगर तुम्हारे पास है, वहां तुम जोड़ोगे तो डबल बन जाएगा, डबल पे जोड़ोगे तो सिंगल बन जाएगा, सिंगल पे जोड़ोगे तो सिंगल बन तो टूट जाएगा। इसका मतलब है जब भी हम कोई चीज जोड़ते हैं तो उसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक में जो स्टार्टिंग का शब्द है वो योग है, यानी जोड़ना है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब भी कोई चीज जोड़ते हैं तो डबल बॉन्ड टूटता है। इसको यहां से देख लो, जब भी कोई चीज जोड़ूंगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा और टूट के किसमें चेंज हो गया? सिंगल में। और जब भी कोई चीज निकालूंगा तो क्या बनेगा? द्विबंध बनेगा। अब हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? विलोपन। विलोपन का मतलब बाहर जाना। तो कोई चीज बाहर जाएगी, जैसे HX या पानी, जब कोई चीज बाहर जाएगी तो द्विबंध बनेगा। इसका मतलब है यहां से हमें एक शॉर्ट एंड ट्रिक पता लगी, क्या? कि इस केस में जनरली, यानी सामान्यतः, सामान्यतः इस केस में क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी, सामान्यतः एल्कीन बनेगी। और विलोपन का मतलब क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। अब एग्जांपल देखें और समझें। देखो, जैसे मेरे पास है CH3 CH2 Cl प्लस KOH AlC, यानी एल्कोहलिक। अब पेपर में बोला है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इस KOH के नीचे एल्कोहल को देख के मैं समझ गया कि क्या होगा? विलोपन होगा। KOH एल्कोहलिक में दिया है तो इसका मतलब है OH माइनस यहाँ पे काम करेगा क्षार का। क्षार का काम होता है H+ लेना, कहां? बीटा कार्बन से। उसे क्या बोलते हैं? विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। अब बात समझो, ये हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ेगी उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा, ठीक है। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगी उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा। और बराबर वाले को हम बोलेंगे बीटा। तो ये वो कार्बन है जहां से आपको हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। अब बात समझे, हमने बोला विलोपन का मतलब है HX का बाहर जाना इस चैप्टर के अंदर। तो H कहां से लेंगे? बीटा से, ये रहा। और X ये हमारे पास है ही, तो यहां से तो H बाहर आ गया और यहां से Cl बाहर आ गया। जब कोई चीज बाहर आती है तो डबल बॉन्ड आता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो यहां क्या बच जाएगा भाई? यहाँ पे 3 H थे, 1 H बाहर आ गया तो CH2। यहां क्या बच जाएगा? CH2। अब कोई चीज निकली है, H यहां से निकला, Cl यहां से निकला, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब है इस केस में क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी, ठीक है। इस केस में एल्कीन बनेगी। प्लस और क्या क्या बनेगा देखें,
के ओ एच टूटा के प्लस में और ओ एच माइनस में। अब ओ एच माइनस का काम क्या है, एच प्लस लेना, तो इस ओ एच माइनस ने एच प्लस ले लिया तो क्या बन गया, पानी। और इस के प्लस ने सीएल माइनस ले लिया तो क्या बन गया, के सी एल। तो आई होप ये विलोपन जो पार्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो फिलहाल मैं इजी इजी ले रहा हूं, उसके बाद जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम थोड़ा सा टफ करते जाएंगे। एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे मेरे पास है CH3 Cl CH और CH3 प्लस KOH एल्कोहलिक, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो फिर से देखें, एल्कोहलिक देख के मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या होगा, विलोपन होगा। विलोपन का मतलब है HX का बाहर जाना, H हम लेंगे बीटा कार्बन से। तो Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है अल्फा, बराबर वाला बीटा, बराबर वाला ये भी बीटा ही माना जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर वे बीटा कार्बन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इस बीटा पे CH3 है, इस बीटा पे CH3 है, दोनों के दोनों सेम है, तो मैं कोई सा भी बीटा कार्बन यूज कर सकता हूं, वो हमारी इच्छा है। मान लो मैंने यहां से H और यहां से Cl को बाहर किया, तो जब यहां से H और यहां से Cl बाहर होगा तो डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहां आएगा, यानी क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एल्कीन बन गई यानी प्रोपीन। अब यहां से जब H बाहर हुआ तो उसे OH ने पकड़ लिया, H2O प्लस इस K ने इस Cl को पकड़ लिया, तो क्या बन गया, KCl, जो हम जनरली देखते आ रहे हैं। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लो आपके पास कोई रिंग दी है, यह है Cl प्लस KOH और यहां दिया है अल्कोहलिक, और बोला गया है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो देखें, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है ये तो हो गया अल्फा, इसके बराबर वाला ये बीटा है, इसके बराबर वाला ये भी बीटा है। इसका मतलब है दोनों में से कोई सा भी कार्बन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं इसको थोड़ा सिंपल कर रहा हूं, मतलब ओपन कर रहा हूं। ओपन करके कैसा दिखाई तुम्हें देगा, देखो ये हो गया हमारे पास Cl यानी अल्फा कार्बन, बराबर वाला बीटा, ये बराबर वाला बीटा। अब यहां पे हम बात करते हैं तो इस कार्बन पे दो बंध हैं। दो बंध का मतलब है कार्बन बनाता है चार बंध, अगर दो बंध है तो दो की कमी है, तो दो की कमी है तो इसका मतलब यहां पे दो H होंगे। कितने H होंगे, दो। तो सेम यहां भी इस कार्बन पे कितने H होंगे, दो H होंगे, परंतु हमें कितने H बाहर करने हैं, एक। तो कोई सा भी एक H बाहर कर लो, या तो इसे कर लो या फिर इस वाले कार्बन को कर लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो मान के चलें कि मैंने ये वाले कार्बन पे H कर दिया ऊपर यहां, और ये रहा Cl, और ये हो गया हमारे पास प्लस KOH एल्कोहलिक। तो अब क्या होगा, ये HX यहां से बाहर हुआ, जब बाहर होगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में द्विबंध आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, जहां से बाहर करोगे उन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अगर मैं यहां से बाहर करता तो H और X यहां से बाहर हुआ है तो डबल बॉन्ड यहां था, तो डबल बॉन्ड यहां आ गया क्योंकि मैंने यहां से बाहर किया है। प्लस फिर से सेम, OH माइनस ने H प्लस को पकड़ लिया तो पानी, बाकी K ने Cl को पकड़ लिया, मतलब K ने Cl को पकड़ लिया तो KCl। तो इस तरीके से आप जो है विलोपन अभिक्रिया को आराम से कर सकते हैं। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं अब, और अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करके देखते हैं और क्या होता है फिर ये देखते हैं। चलो फिलहाल मैं इसको रफ नहीं कर रहा इस बॉक्स को, क्योंकि इस बॉक्स को मैं सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे। तो जो हो गया हमारे पास बाहर निकालना। चलो अब देखें, मान लो मेरे पास लिखा है CH3 Cl CH2 और CH3 प्लस KOH एल्कोहलिक। अब क्योंकि यहां स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इस एरो को कर दिया नीचे यानी तीर को, तो अब मैं यहां पे कर दूंगा। ठीक है, अब देखें, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है अल्फा, इसके बराबर वाला बीटा, इसके बराबर वाला बीटा। इसका मतलब यहां भी जो बीटा कार्बन है वो एक से ज्यादा है। इस बीटा कार्बन पे बात करें तो H कितने हैं, दो। इस बीटा कार्बन पे बात करते हैं तो H कितने हैं, तीन। इसका मतलब है दोनों बीटा कार्बन सेम नहीं है। अब यहां पे दिक्कत आएगी, देखो अगर दोनों बीटा कार्बन सेम नहीं है तो दिक्कत यह है कि कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया जाए। ठीक है, कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया जाए। मान लो मैंने यहां से H और यहां से X को बाहर किया तो डबल बॉन्ड आएगा यहां, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 CH3 प्लस वही पानी और KCl तो है ही बाहर। अगर मैंने यहां से H और यहां से X बाहर किया तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस पानी प्लस KCl। अब इन दोनों एल्कीन को ध्यान से देखें, इन दोनों एल्कीन को ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन से शुरू हो रहा है और यहां पर डबल बॉन्ड 1-2 या फिर 1-2 दूसरे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब है दोनों एल्कीन कैसी है, अलग अलग बनी है, और दोनों अलग अलग बनी है तो इन दोनों में मुख्य उत्पाद कौन सा है? मुख्य उत्पाद का मतलब होता है जिसकी मात्रा ज्यादा बनती है। जो मेन उत्पाद होता है वो कौन सा होता है, ये वाला या ये वाला? तो अब यहां पे ये दिक्कत आएगी। अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ेंगे यहां पे सेट-जेप का नियम, और उस नियम से पता करेंगे दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा है। ठीक है, तो आई होप ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स में लिख ले वो तो ठीक है, क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिलहाल आपको याद भी हो गया होगा थोड़ा बहुत तो कि क्या क्या कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नियम सीखने की। ठीक है, सेट-जेप का नियम सीखते हैं ढंग से, परंतु बोर्ड में इतना समय हमारे पास नहीं होता है, तो हम शॉर्ट एंड ट्रिक का भी यूज करेंगे जो आपके काम आएगी। ठीक है, कि डायरेक्ट की हम कैसे चेक करें, आंसर क्या होगा। देखो, तो अब हमारे पास सेट-जेप का नियम क्या है। सेट-जेप का नियम, अब ये सेट-जेप का नियम क्या कहता है कि हमारे पास जो एल्कीन है जितनी ज्यादा प्रतिस्थापित होगी उतनी अधिक स्थायी होगी। यानी एल्कीन जितनी अधिक प्रतिस्थापित होगी उतनी अधिक स्थायी होगी, उतनी अधिक स्थायी होगी। इसका मतलब है वो ही मुख्य उत्पाद बनेगा। अब ये क्या है, एल्कीन जितनी अधिक प्रतिस्थापित का मतलब क्या है। देखो, सबसे छोटी एल्कीन मेरे पास है एथीन, यानी C2H4, ये सबसे छोटी एल्कीन है। अब इस कार्बन पे कितने H है? 2। इस कार्बन पे कितने H है? 2। टोटल H मेरे पास कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा, मान लो इस H की जगह एक एल्कीन समूह आ गया, सपोज करो R आ गया। अब R सबने पढ़ा है, CH3 C2H5 ये सब, तो कितना H हटाया मैंने? एक H। एक H को हटा के एक R आया है, तो इसको हम बोलेंगे मोनो प्रतिस्थापित एल्कीन। मोनो का मतलब एक। ठीक है, मान लो अगर मैं एक H और हटा दूं और उसकी जगह एक और एल्कीन समूह लेके आ जाऊं तो इसको हम बोलेंगे डी प्रतिस्थापित एल्कीन। ठीक है, मोनो, हालांकि हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4। तो फिलहाल यहाँ पे एक R आया है, एक H हटा है, प्रतिस्थापन का मतलब एक जाएगा और एक आएगा, तो एक R आया है तो इसका मतलब है ये मोनो प्रतिस्थापित एल्कीन है। 2 R आ गए तो डाई प्रतिस्थापित एल्कीन है। अगर 3 R आ गए यानी एक H अगर और हट जाए तो ये ट्राई प्रतिस्थापित एल्कीन है। अगर एक और हम मान लो H हट जाए तो टेट्रा प्रतिस्थापित एल्कीन है। तो प्रतिस्थापित, जो प्रतिस्थापित लिखा है इसका मतलब ये है। अब अधिक प्रतिस्थापित, अधिक तो यही है, यहां पे प्रतिस्थापन कितने हुए हैं? 4। यहां पे कितने हुए हैं? 3। यहां कितने हुए हैं? 2। यहां कितने हुए हैं? 1। यहां एक भी नहीं है। तो मैं इन सब में अगर बात करता हूं तो सबसे अधिक जो स्थायी एल्कीन है वो ये, सबसे अधिक स्थायी जो एल्कीन है वो कौन सी है? ये है। इसका मतलब अगर इस टाइप की एल्कीन बनेगी तो वो ही मुख्य उत्पाद माना जाएगा। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है, जो एल्कीन बन रही है वो जितनी अधिक प्रतिस्थापित होगी उतनी अधिक स्थायी होगी और वो ही आपका मुख्य उत्पाद होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इन सभी में सबसे अधिक स्थायी ये है और सबसे कम स्थायी जो है वो ये है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये है सेट-जेप नियम। अब आते हैं इसके ऊपर। तो देखें, हमने बात करी है कि एल्कीन, ये ध्यान रखना, इसका मतलब है मैं वो वाले कार्बन ही देखूंगा जो डबल बॉन्ड वाले हैं, इधर उधर ग्रुप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखें, तो मैंने जो 2 एल्कीन बनाई है उसमें ये रहा डबल बॉन्ड वाला कार्बन
और ये रहा। इन दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात करता हूं तो इस पे कितने एच है? 2। इस पे कितने एच है? 1। मैंने कहा टोटल एच कितने होते हैं? 4। तो 4 में से 3 एच बचे हुए हैं, 3 एच बचे हुए हैं। इसका मतलब है एक एच की जगह यहां पे ग्रुप आया है, एक एच की जगह एक ग्रुप आया है। इसका मतलब ये एल्की समूह आया है। तो एल्की समूह कितने आए हैं? 1। कैसे चेक कर हमने? 4 एच हैं भाई, जितने एच भी हट रहे हैं इसका मतलब है उतने ही एल्की समूह आ रहे होंगे। अब 4 एच होने चाहिए थे, 2 इस पे है, 1 इस पे है, तो 3 है, यानी एक गायब है। इसका मतलब ये मोनो प्रतिस्थापित हुआ, यानी 1। अब बात करते हैं यहाँ डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है और ये है। इन दोनों कार्बन की बात करते हैं तो इस पे एक एच है, इस पे एक एच है। टोटल एच कितने हो गए? 2। होने कितने चाहिए थे? 4, यानी 2 एच गायब हैं। अब जो 2 एच गायब हैं उनकी जगह ये 2 समूह आए हैं। इसका मतलब है द्विप्रतिस्थापित हो गई। और अभी हमने पढ़ा एल्कीन जितनी अधिक प्रतिस्थापित होगी उतनी अधिक स्थायी होगी। तो ये द्विप्रतिस्थापित है, इसका मतलब ये मुख्य उत्पाद है आपका, ये मुख्य उत्पाद है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यानी इसकी जो मात्रा है वो ज्यादा बनेगी। अच्छा, अब यहां से मुझे 2 बातें बतानी है। पहली बात, अगर पेपर में आता है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो हमेशा जो मुख्य उत्पाद होगा वो ही बना के आएंगे, दूसरा बना के नहीं आना है। अगर पेपर में पूछा जाता है कि जो रिएक्शन है इसका मुख्य उत्पाद भी आपको बताना है और साइड में जो उत्पाद बनेगा वो भी बताना है, तब जाके हम दोनों एल्कीन को बनाएंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अन्यथा जब भी आपसे पूछा जाएगा निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो आप हमेशा डायरेक्ट कौन सा बनाएंगे? जो मुख्य उत्पाद होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं इसको अब यहां से हटा देता हूं। हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि सर अब बार बार कौन चेक करे कि कितनी प्रतिस्थापित है ये और वो, तो उसके लिए भी कोई शॉर्ट एंड ट्रिक है? तो हाँ है, आप बिना भी ये सब कुछ जाने भी कर सकते हैं। देखो मैं यहां पे वो ट्रिक लिख रहा हूं। ट्रिक ये है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन जिस पे कम होंगे वो वाला H भगाना है, बस ध्यान रखना। यानी HX में ये वाला H जिस बीटा कार्बन पे कम होगा वहां से H जाएगा। चेक कर लेते हैं। देखो यहां कितने H हैं? 3। यहां कितने H हैं? 2। तो यहां 3 H है या 2 H है? कम कहां है? कम यहां है। इस मतलब यहां से H और यहां से Cl जाएगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, जो कि ये रहा। इसका मतलब हमारी ट्रिक जो है वो ठीक बैठ रही है। चलो एग्जांपल और देखते हैं ताकि समझ में आए। देखो जैसा मान लो हमारे पास है CS3, CS2, CS3, Cl, CH, CS3, एक काम करते हैं CS2, CS3 कर लेते हैं। चलो जैसे मान लो आपके पास ये है Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है अल्फा, बराबर वाला बीटा, बराबर वाला बीटा, बराबर वाला बीटा, प्लस KOH एल्कोहलिक। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो हमारे पास कितने बीटा कार्बन हो गए? 3। 1 2 3। क्या ये दोनों बीटा कार्बन सेम है? सेम है, तो कोई सा भी एक यूज कर लो। मान लो मैंने इसको हटा दिया। अब हम चेक करेंगे इसमें और इसमें। यहाँ कितने एच हैं? 3। यहाँ कितने एच हैं? 2। तो जहां कम होंगे वहीं से H जाएगा। तो कम यहां है तो यहां से H और यहां से Cl बाहर होगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CS3, CH2, CS3 डबल बॉन्ड, यहां H बाहर हुआ है तो CH बच जाएगा। अब बाकी ये CS3 प्लस K ने पकड़ लिया Cl को तो KCl, प्लस OH ने पकड़ लिया H को तो H2O बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं आई, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। जो कार्बनिक रसायन हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ट्रिकी वे है, कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है, और हमें जरूरत के हिसाब से पेपर के लिए कितना याद करना है और जल्दी हम कैसे याद कर पाए उसके लिए कितनी सारी ट्रिक्स हमारे पास होंगी, इस चीज को भी आप देखते जाना। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और साथ साथ में डायरेक्ट जो ट्रिक हम यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे साथ साथ में। तो देखें ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो जैसे मान लो आपको दिया है Cl प्लस KOH एल्कोहलिक, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अच्छा अब देखें Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है अल्फा,
इसके बराबर वाला ये वाला कार्बन बीटा, इसके बराबर ये वाला कार्बन बीटा। तो आपके पास दो बीटा हैं। इस बीटा पे ये लाइन खींची है। इस लाइन का मतलब मैंने बताया था हर कोना अपने आप में कार्बन होता है, तो ये कार्बन है, यहां ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कार्बन बनाता है 4 बंध, यहाँ कितने बंध हैं? 1। इसका मतलब यहाँ पे 3 की कमी है, तो यहाँ पे 3 H होंगे। तो ओवरऑल ये क्या है? CH3 है, मैथिल समूह है, ध्यान रखना। ये कार्बन कौन है? CH3। तो CH3 लिखा हुआ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। हालांकि हमारा फोकस इस पे नहीं है, हम इस कार्बन और इस कार्बन को चेक करते हैं। देखो इस बीटा कार्बन पे 1 2 3 बंध हैं, यानी 1 बंध की कमी है। इसका मतलब यहाँ पे 1 H होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस बीटा कार्बन की। 1 2 बंध है, यानी 2 की कमी है, तो यहां 2 H होंगे। अब आप ध्यान से देख सकते हैं H कम कहां है? कम यहां है। यहां 1 है, यहां 2 है, तो यहां कम है, तो यहां से H और यहां से Cl बाहर होगा, यानी इन दोनों कार्बन के बीच में द्विबंध आ जाएगा। इन दोनों कार्बन के बीच में द्विबंध, और ये मैथिल समूह जो लगा हुआ है वो ऐसा का ऐसी हो जाएगा। प्लस K ने पकड़ लिया Cl को तो KCl, प्लस OH ने पकड़ लिया H को तो H2O बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एल्कीन आपके पास बन गई। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। विलोपन अभिक्रिया जो हमारे पास थी वो हमने खत्म कर दी है। बस कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, और जब बीटा कार्बन एक से ज्यादा हो जाए और वो भी अलग अलग हों, तो उस केस में हम क्या पढ़ते हैं? सेटजैप का नियम। हाँ, एक बात ये भी आती है, सेटजैप का नियम हम पढ़ते कब है भाई? अगर बीटा कार्बन सेम है तो नॉर्मल ट्रेंड है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, HX बाहर होगा बीटा कार्बन से बस। अगर बीटा कार्बन एक से ज्यादा हो और वो भी भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उस केस में फिर हम सेटजैप नियम का उपयोग करते हैं, जो हमें बताता है कि जो एल्कीन बन रही है मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलें, तो सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया फिनिश। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखें, थर्ड जो हमारे पास पार्ट है वो है धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया। तो धातु हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको आने वाले जो चैप्टर हम पढ़ेंगे सभी में इसका उपयोग देखते हुए पाओगे। मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते कि अगर आपको ये याद हो गया तो बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं वो भी आपको याद हो जाएंगी। देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है, और हम RX यानी हेलो एल्केन की क्रिया या हेलो एलिन की क्रिया किसके साथ करेंगे? धातु के साथ। तो ये हो गया हमारे पास RX। RX की क्रिया हम करेंगे मैग्नीशियम धातु के साथ। उपस्थिति हम लेंगे शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर की। अब बात को समझना, ये R है, ये X है, ये Mg है। Mg पे चार्ज होता है प्लस का 2। इसका मतलब प्लस का 2 अगर Mg पर चार्ज होता है तो ये दो बंध को पकड़ सकता है, दो बंध को पकड़ सकता है। तो ये Mg क्या करता है? R और X के बीच में आ जाता है, और जब बीच में आता है तो क्या बन जाएगा? R बंध, Mg बंध X। तो इस तरीके से Mg जो है वो दो बंध बना लेता है। अब जब Mg इन दोनों के बीच में आता है तो क्या बना? RMgX। इस RMgX को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। अब बात समझे, R की जगह मान लो मैंने CH3 ले लिया, X की जगह Cl ले लिया, प्लस Mg शुष्क ईथर, कुछ नहीं करना, Mg बीच में आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 MgCl। आपकी इच्छा है R को चेंज करते जाओ तो अलग अलग जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनते जाएंगे। अब की बार हमने एथिल ले लिया, Mg बीच में आ जाएगा, तो C2H5 MgCl। मान लो R की जगह मैं बेंजीन भी ले लूं, योग्य बेंजीन और योग्य Cl, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन Mg। तो Mg क्या करेगा? इस कार्बन और Cl के बीच में आ जाएगा, तो यह आ गया बीच में Mg और Cl। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो रासायनिक गुण जो हम पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन के पढ़ रहे हैं, हेलो एरिन के पढ़ने बाकी हैं, पर कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी आ रही है
जो हेलो एल्केन में और हेलो एरीन दोनों में कॉमन है। ठीक है, हेलो एल्केन में भी और हेलो एरीन में भी दोनों में कॉमन है। जैसे आपने देखा हुंस-डीकर अभिक्रिया, तो वहां पे हम ब्रोमो एल्केन बना रहे थे और आर एक्स में हम वहां पे आर की जगह बेंजीन भी यूज कर पा रहे थे। हालांकि हमने हुंस-डीकर में पढ़ा था RCOOAG, यानी सिल्वर का हमने कार्बोक्सिलिक लवण यूज किया था। तो RCOOAG में हम आर की जगह बेंजीन का भी यूज कर सकते हैं, तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना कि कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां भी हम यहाँ पे आर की जगह बेंजीन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखें, आपके पास ग्रिग्नार्ड अभिकरण में एक जानकारी छिपी हुई है, वो क्या है उस चीज को समझें। अगर मैं शुष्क ईथर की जगह नमी ले आऊं, नमी, तो नमी वाले केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा या नहीं बनेगा, ये मेन टास्क है। तो बात को समझें, यह है आर, यह है एमजी, यह है एक्स। आर पे चार्ज कैसा होता था, पॉजिटिव, एक्स पे नेगेटिव, एमजी पे अभी हमने पढ़ा +2, +2। अब बात को समझना, हमें पता है एक अणु में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो Mg पे प्लस का 2 चार्ज होता है, इस पे -1 होगा, तभी तो इस पे भी -1 होगा। -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा और Mg पे +2 हो जाएगा, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। यानी अभी तक आप जो पढ़ते हुए आ रहे हो Rx में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जैसी Mg की एंट्री हुई तो ये पॉजिटिव वाला किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास RMgX। अब बात को समझना, ये शुष्क ईथर है, तो ये हो गया ROR। तो ROR को हम क्या बोलते हैं, ईथर। ROR, ये भी क्या हो गया, ईथर। हम पढ़ क्या रहे हैं, बात को समझें। ग्रिग्नार्ड अभिकर्णक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। कैसा होता है, अधिक क्रियाशील, यानी कंट्रोल से बाहर रहता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुष्क ईथर का यूज करते हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। तो ईथर क्या करता है, देखें, आर पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, ओ पे 2 नेगेटिव, आर पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, ओ पे 2 नेगेटिव। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो ईथर क्या करता है, इस RMgX को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है। पकड़ने की वजह से क्या होता है कि ये भाग नहीं पाता किसी के साथ क्रिया करने के लिए, यानी ये RMgX की क्रियाशीलता को कम कर देता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, बात को समझे। हम ये पढ़ रहे हैं कि शुष्क ईथर हम क्यों ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने के लिए। हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन रहा है उसकी क्रियाशीलता को कम किया जा सके, उसकी क्रियाशीलता को कम किया जा सके। तो ये काम तो रहा ईथर का। अब हम पढ़ेंगे कि जब नमी आएगी तो क्या केस होगा। देखें, ये जो आपके पास RMgX है, बात को समझते रहना। RMgX, ये 2 पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव। अब इस R पे माइनस का चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये Nu माइनस का काम कर सकता है। इसका मतलब ये Nu माइनस का काम कर सकता है। अब माइनस वाले तो क्षार भी होते हैं, जैसे OH माइनस, इसका मतलब ये क्षार का काम भी कर सकता है। बात समझ में आ रही होगी। R माइनस Nu माइनस का भी काम कर सकता है और R माइनस क्षार का भी काम कर सकता है। और हमें पता है क्षार कौन होते हैं, जो H+ लेते हैं, जो H+ लेते हैं। Nu माइनस की बात करें तो हमें यहां से जो सीखने वाली चीज है, आपने पढ़ा होगा 11वीं में कि Nu माइनस योगात्मक अभिक्रिया भी करता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी करता है। बात यहाँ पे ये आती है, हमें कैसे पता चलेगा RMgX कब Nu माइनस का काम करेगा और कब क्षार का काम करेगा। तो बात समझे, अगर आपके पास है एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है, वेल्डिंग में यूज होती है। पानी, अल्कोहल, एमीन, अगर इनमें से कुछ भी दिख जाए तो RMgX क्षार का काम करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी हर जगह ये काम करेगा किसका, Nu माइनस का। तो वो हर जगह कौन सी होगी, तो जहां भी तुम्हें CO दिख जाए, चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, वहां पे CO आएगा, तो वहां पे RMgX काम करेगा किसका, Nu
माइनस का। तो ये हमारे पास आ गई शॉर्ट हैंड ट्रिक। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कब और कैसे कहां काम करेगा। ठीक है, चलो अब आती है नमी। तो नमी क्या करेगी देखें, ये बना RmgX जो ऊपर लिखा हुआ है। अगर नमी आ गई तो नमी का मतलब पानी, प्लस पानी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं H2O। तो होता क्या है, RmgX नमी यानी पानी के साथ क्रिया कर जाता है। देखें पानी ये रहा, इसका मतलब है RmgX में R काम करेगा क्षार का काम है H+ लेना, यानी ये पानी से H+ लेगा। तो पानी टूटता है H+ में और OH- में। तो इस R ने क्या करा, इस H+ को पकड़ लिया, तो क्या बन गया RH। बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये R इन सब के सामने क्षार का काम करेगा, और जब क्षार का काम करेगा तो ये R इन सब से H+ लेगा। तो ये H+ ले लिया R ने, तो क्या बन गया RH प्लस। अब क्या बचा, Mgx बचा और OH बचा, यानी Mg बच गया, OH बच गया और X बच गया। बात समझ में आ रही होगी। Mg का फिर से चार्ज मेंटेन हो गया, OH पे -1 होता है, X पे -1 होता है और Mg+2 होता है, तो चार्ज सबके बैलेंस हो गए। अब बात को समझिए, अगर ये R यहाँ पे CH3 होता, मान लिया अगर ये R यहाँ पे CH3 होता तो इसने एक H लिया होता, तो क्या ये CH4 नहीं बनता। CH4 यानी मेथेन यानी एल्केन। इसका मतलब है कि अगर हम RmgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को नमी में बना रहे हैं तो उस केस में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं बनता, बल्कि बनता क्या है, एल्केन बनता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में काफी बार आ चुका है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम नमी में बना नहीं सकते, क्योंकि नमी में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनने की जगह एल्केन बन जाता है। और इस चीज को कभी मत भूलना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके लिए, इस चीज को ध्यान रखना। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, पहला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चले हम बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। मैं इसको रब कर देता हूं, आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। देखें सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है, पहला तो क्या, कौन सा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दूसरा जो हमारे पास है वो एक रिएक्शन है जो कि नाम से है। देखें दूसरा हमारे पास है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, अब देखें वुड्स अभिक्रिया में क्या करना है, RX लेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम के साथ, उपस्थिति फिर से सेम शुष्क ईथर की, और क्या बनेगा वो हमें चेक करना है। बात समझे, अगर यहां X की जगह Cl होता सपोज, तो NaCl बाहर हो जाता, बचा क्या R। अब भाई अगर R अकेला बच गया तो R का मतलब क्या होता है, एल्केन समूह, मैथिल, एथिल, प्रोपिल। तो मान लो अगर ये मैथिल होता तो आपको दिख पा रहा है कि कार्बन तो बनाता है 4 बंद, यहाँ कितने हैं 3, इसका मतलब यहाँ 1 बंद की कमी है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। फिर तो फिर कैसे होगी, देखें ये ऐसे होगी कि इसके आगे करेंगे 2, इसके आगे भी करेंगे 2। ये 2 हमें खुद करना का पेपर में करा हुआ आता है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद करेंगे, ध्यान रखना। तुम्हें सिखाने के लिए मैं इस RX को ऐसे लिख रहा हूं, RX, दूसरा वाला RX ऐसे लिख दिया, दोनों Na को मैंने प्लस करके बीच में लिख दिया। तो आप देख पा रहे होंगे 2NaX बाहर, यानी 2NaCl, अगर मैंने यहां पर Cl लिया है तो 2NaCl बाहर। अब बचा क्या, R और R बचा, तो ये R और R बना प्लस 2NaX बन गया। अब बात समझें, इस R और इस R को मैं 2R क्यों नहीं लिख सकता, कारण ये अगर 2R लिख दूंगा तो मान लो R की जगह CH3 है तो 2 मैथिल बन रहा है, इसका मतलब अभी भी इस कार्बन के 4 बंद पूरे नहीं है। और अगर मैं इस 2 को हटा के ऐसे कर देता हूं तो देखें अब बना गया 3 और 4, 3 और 4, इसलिए हम 2R की जगह RR लिखते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, देखो कार्बन को यानी इस R को चेंज करते रहो, X को चेंज करते रहो, अलग अलग उत्पाद बनते जाएंगे। मान लो R की जगह CH3 है, X की जगह Cl है, प्लस यहाँ Na दिया है, यहां दिया है शुष्क ईथर, और पेपर में क्या आया है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो जहां सोडियम और ये दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वो वुड्स अभिक्रिया है। 2 यहां खुद करेंगे, 2 यहां खुद करेंगे, अब सिंपल सी बात, 2 Na 2 Cl बाहर,
दो Na और दो Cl बाहर हो गए, बचा क्या, दो CH3, उसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 और CH3। मान लो R की जगह दिया है C2H5 यानी एथिल, और यहां दिया है Na, और यहां हो गया शुष्क ईथर। ठीक है, अब बात को समझेंगे। ये दो जो है वो हमने किया है रिएक्शन में, गिवन यानी दिया हुआ नहीं था, ये दो हमने किया है। तो पहले कितने कार्बन थे, एक। अब कितने कार्बन आ गए, दो, जब हमने यहां पे दो किया। इसका मतलब है हम एक कार्बन को किस में चेंज कर रहे हैं, दो में। इसका मतलब है कार्बन की संख्या डबल हो रही है। तो यहां से ट्रिक आती है क्या, कि वुड्स अभिक्रिया में, यानी ये हम कहां लिखेंगे, नोट में, ध्यान रखना, ये हम नोट में लिखेंगे क्या, कि वुड्स अभिक्रिया में, वुड्स अभिक्रिया में कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन ये है आपके पास कि आपके पास ये दिया हुआ है क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन को एथेन में चेंज करो, क्लोरोमेथेन को एथेन में चेंज करो। तो मैं वुड्स अभिक्रिया का यूज कर सकता हूं, क्योंकि क्लोरोमेथेन, मेथ यानी एक कार्बन, किसमें चेंज करना है, एथेन, यानी कार्बन हो गए दो, तो इसका मतलब है वुड्स अभिक्रिया लगेगी। यहां कितने कार्बन है, दो, इसका मतलब ये क्या है, क्लोरो एथेन को चेंज करें ब्यूटेन में, तो ब्यूट का मतलब चार हो गया, इसका मतलब है दो कार्बन को मैंने चार में चेंज किया है, इसका मतलब कार्बन की संख्या डबल हो गई, और डबल हो गई इसका मतलब है वुड्स अभिक्रिया यहां पे लगाऊंगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आपके पास आएगा कि निम्न को निम्न में परिवर्तित कीजिए, यानी चेंज कीजिए, क्लोरोमेथेन को एथेन में, क्लोरो एथेन को ब्यूटेन में, तो जहां भी संख्या डबल होगी कार्बन की, वहां पे हम वुड्स अभिक्रिया का उपयोग करेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां क्या कर देंगे, दो, यहां क्या कर देंगे, दो, दो Na दो Cl बाहर, C2H5 कितने बचे, दो, तो C2H5, C2H5, तो ओवरऑल आपके पास कार्बन की संख्या कितनी हो गई, दो से चार हो गई, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका वुड्स अभिक्रिया। हालांकि अगर हम बात करते 11वीं की, तो इसमें बहुत सारी चीज ऐसी थी जो जानने लायक थी, पर क्योंकि 12th में इससे फालतू कुछ नहीं आता, इसलिए हम इतना ही इसको पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें, अब हमारे पास वुड्स अभिक्रिया के बाद और कौन सी अभिक्रिया आती है देखें। वुड्स अभिक्रिया के बाद हमारे पास आती है तीसरी, यह फिटिग अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया। अब बात को समझना, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कुछ अभिक्रिया ऐसी हैं जो कॉमन हैं, किसके लिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लिए। तो हम इसको हेलो एरीन में ना पढ़ करके यहीं पर पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। देखें, हमने क्या किया, वुड्स अभिक्रिया में RX लिया प्लस Na लिया, शुष्क ईथर लिया, ये हमने यूज किया किसमें, वुड्स अभिक्रिया में। तो वुड्स अभिक्रिया में इस R की जगह अगर मैं बेंजीन लिख दूं तो फिटिग हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इस RX में R की जगह अगर बेंजीन ले लिया जाए तो उसको हम बोलेंगे फिटिग अभिक्रिया। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जैसे हम वुड्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहां दो कर देंगे, यहां दो कर देंगे, दो Na दो X बाहर, तो 2NaX बाहर, प्लस बचा क्या, बेंजीन बची दो। तो हम वहां क्या कर रहे थे, R और R, तो अब यहां पे R की जगह बेंजीन है, तो हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, एक बेंजीन ये और दूसरी बेंजीन ये हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफेनिल, डाइफेनिल। और कभी कभी डाई की जगह बाई भी लिखा होता है, डाइफेनिल या बाइफेनिल, ध्यान रखना, दोनों बातें एक ही है। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, फिटिग अभिक्रिया हो गई। सेम, अब मान लो बेंजीन का बेंजीन हो गया, X की जगह क्या मान लिया हमने, Cl है, प्लस Na दिया है, शुष्क ईथर दिया है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो यहां मैं देख के समझ गया कि यहाँ पे बेंजीन आ रहा है R की जगह, जिसका मतलब है फिटिग अभिक्रिया है। तो वुड्स और फिटिग में अंतर क्या है, फिटिग कह रहा है कि मेरे R में सिर्फ और सिर्फ बेंजीन होना चाहिए, वुड्स कहता है बेंजीन को छोड़कर कुछ भी दे दो वो वुड्स ही माना जाएगा। तो आई होप ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे कि वुड्स और फिटिग में अंतर क्या है। फिटिग में सिर्फ और सिर्फ बेंजीन लेंगे और वुड्स में बेंजीन को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या कर देंगे, दो, यहां हम क्या कर देंगे, दो, दो Na दो Cl बाहर, सेम बनेगा जो हमने ऊपर लिखा है।
ठीक है, बाकी दो बेंजीन को हम जोड़ देंगे, तो बेंजीन को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बात सही है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थर्ड हमारे पास कौन से रिएक्शन है, मतलब फोर्थ हमारे पास जो रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। अब आप देख पा रहे हो कि वुड्स फिटिक दोनों नाम आ गए, यहां पे वुड्स का नाम भी आ रहा है और फिटिक का नाम भी आ रहा है। हम क्या कर रहे थे, आर एक्स के आगे दो कर रहे थे, तो फिटिक और वुड्स दोनों कह रहे हैं भाई एक काम करो, दो मत लिखो, एक आर एक्स तो मेरा वाला ले लो और एक आर एक्स फिटिक वाला ले लो, तो दोनों के नाम आ जाएंगे, वुड्स का भी नाम आ जाएगा, फिटिक का भी नाम आ जाएगा। ठीक है, देखें वुड्स में से तो मैंने आर एक्स ले लिया, प्लस फिटिक में से मैंने बेंजीन एक्स ले लिया, अब बाकी एन तो है ही, और ये हो गया शुष्क ईथर। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि दोनों के नाम है तो दोनों के आर एक्स यूज करने पड़ेंगे। हमें पता है फिटिक में आर की जगह बेंजीन होता है, तो हमने बेंजीन ले लिया, बाकी वुड्स में आर होता है, बेंजीन को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं। अब देखें यहाँ 2x है, एन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 हमें खुद करना पड़ेगा, तो 2n 2x बाहर, तो 2nx बाहर, प्लस बचा क्या, आर बचा और बेंजीन बचा, तो बेंजीन के ऊपर हम आर को जोड़ देंगे। आर को हम क्या बोलते हैं, एल्किल, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। मान लो आर की जगह CH3 है, एक्स की जगह Cl है, प्लस इस एक्स की जगह मान लेते हैं Cl है, प्लस 2n हमने कर दिए, शुष्क ईथर कर दिया, 2n 2Cl बाहर हो गए, प्लस बचा क्या, बेंजीन और आर यानी CH3, तो हमने बेंजीन के ऊपर CH3 को जोड़ दिया, तो उसका नाम क्या हुआ, मैथिल बेंजीन, मैथिल बेंजीन, या फेमस नाम है इसका टालुइन। क्या नाम है, टालुइन, तो टालुइन भी फेमस है, इसको ध्यान रखना। जैसा आपके पास आ जाए, मान लो क्लोरोबेंजीन को टालुइन में परिवर्तित कीजिए, तो इस रिएक्शन का उपयोग हम कर सकते हैं, या क्लोरोमेथेन को टालुइन में परिवर्तित कीजिए, तो भी हम इस रिएक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को अगर याद कर लें, तो फिर हम किसी भी पदार्थ को किसी में भी चेंज कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चले, अब जो हमारे पास फिफ्थ अभिक्रिया है वो देखें क्या है। फिफ्थ आपके पास जो अभिक्रिया है उसे हम बोलते हैं उल्मान रिएक्शन, यानी उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया में ध्यान रखेंगे कि जनरली हम क्या करते हैं, आइडोबेंजीन लेते हैं, जनरली हम आइडोबेंजीन लेते हैं और कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, आइडोबेंजीन लेते हैं, कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन होती है। सेम पैटर्न है, आर एक्स मैंने लिया हुआ है और आर की जगह मैंने क्या यूज करा है, बेंजीन, ये लेंगे 2, तो होना क्या है, Cu और I 2 है, तो CuI2 तो बाहर हो जाएगा, प्लस बचे हुए दोनों बेंजीन को हम जोड़ देंगे, तो बाइफेनिल यानी डाइफेनिल बन जाएगा। इतना फर्क है, क्योंकि वुड्स में फिटिक में, वुड्स फिटिक में आप सोडियम 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 का यूज कर रहे हैं, उल्मान में सोडियम की जगह हम क्या यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चले, फिफ्थ वाली रिएक्शन भी हो गई। अब आपके पास क्या है, सिक्स्थ रिएक्शन कौन सी है, सिक्स्थ आपके पास है फ्रैंकलाइन अभिक्रिया, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। अब इसमें क्या है, देखें, इसमें आपके पास हो गया आर एक्स की क्रिया आप सबके साथ कर रहे हो, एन और यहां पे आपने किसके साथ करी, कॉपर के साथ। फ्रैंकलाइन में यह अभिक्रिया हम जिंक के साथ करते हैं, और उपस्थिति सेम शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की सेम पैटर्न है। आर एक्स के आगे हम कर देंगे 2, तो ZnX2 बाहर हो जाएगा, ZnX2 बाहर, तो ZnX2 बाहर हो गए तो 2 R बच जाएंगे, उन दोनों R को हम ऐसे जोड़ देंगे। एग्जाम्पल की बात करें, मान लो R की जगह है C2H5, X की जगह है Cl, प्लस ये हो गया Zn, ये हो गया शुष्क ईथर, और यहां मैंने आगे लिख दिया 2, तो ZnCl2 बाहर हो जाएगा, प्लस बचा क्या, C2H5 कितने 2, तो C2H5 और C2H5 बन जाएगा। तो सेम पैटर्न आप देख पा रहे होंगे कि सेम पैटर्न चल रहा है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी के मन में हो कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों किया है, तो इस बात को भी समझे, Zn पे चार्ज होता है प्लस का 2 और हेलोजन पे चार्ज होता है माइनस का 1, इसलिए मुझे हेलोजन 2 लेनी पड़ी, इसलिए मैंने इसके आगे 2 करा।
ताकि एक हेलोजन और मिल जाए तो +2 -2 बैलेंस हो जाए और ZnX2 बन जाए। ठीक है, तो ये 6 की 6 रिएक्शन हो गई जो नाम से है। ठीक है, चले अब हम बढ़ते हैं धातु के साथ अभिक्रिया, ये हो गया फिनिश। अब हम बढ़ते हैं हेलो एरीन के रासायनिक गुण क्या क्या है। हेलो एरीन के रासायनिक गुण देखें। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं हेलो एरीन के बारे में, तो सबसे पहला आपके पास है दो प्रक्रम। ये क्या है देखें, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम जो करेंगे वो करेंगे NaOH के साथ। ठीक है, ये अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की हम किसके साथ कर रहे हैं, NaOH के साथ। तो होगा क्या, ये H और ये Cl बाहर हम कर रहे हैं तीर के नीचे माइनस लिखकर। अगर आपके पास स्टेप ज्यादा है तो जब स्टेप ज्यादा होते हैं और जो चीज निकलती जाती है हम उसको तीर के नीचे माइनस में लिखते जाते हैं। अगर ये एक ही स्टेप में होती तो प्लस करके आगे लिख देते। बात को समझते रहना। ठीक है, तो देखें यहां से H और Cl बाहर निकला, बचा क्या ONa, वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा ONa। अब इसे बोलते क्या है, सुने, Na को बोलते हैं सोडियम और बेंजीन के ऊपर जो O है इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड बोलते हैं। ध्यान रखना Na पे चार्ज कैसा होता है, प्लस का, तो O पे चार्ज कैसा होगा, माइनस का। तो फिनॉक्साइड का फॉर्मूला ये है, बेंजीन के ऊपर O-, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। और Na पे चार्ज प्लस का होता है तो नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और जहां प्लस माइनस का चार्ज होता है उसे हम जनरली लिखते नहीं है, इसलिए ONa लिख दिया हमने। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कर दूं तो क्या होगा, देखें Na और Cl बाहर, बचा हुआ H O के पास आ जाएगा, तो बन गया OH। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। यानी इस केस में फिनॉल बनता है, किसमें, डॉ प्रक्रम में फिनॉल बनता है। इसे ध्यान रखेंगे। और एक और चीज को समझें, मैंने इसके नीचे माइनस लिखा है, रिएक्शन मेरी खत्म हो चुकी है, तो मैं इसे माइनस ना लिख करके प्लस NaCl भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन खत्म हो गई। तो जब जब रिएक्शन चलती जाएगी जो चीज निकलती जाएगी उसको तीर के नीचे माइनस में लिखते जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझे, किसी के मन में अगर डाउट हो कि सर अगर हम ऐसे कर दें तो क्या दिक्कत है, देखें NaCl बाहर, OH बेंजीन पे, तो बेंजीन पे OH आ गया और NaCl हो गया। इसे क्या करने में दिक्कत है, ऐसे भी तुम कर सकते हैं, बन तो फिनॉल ही रहा है जो कि यहाँ है। यहाँ एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है उस बात को समझें। ये जो आपने लिखा है यहाँ पे फिनॉल, यानी ये NaOH, तो NaOH सबको पता है कौन होता है, क्षार होता है। अब बात को समझते जाना, ये जो NaOH है ये क्षार है। तो होता क्या है, जैसे आपने ये फिनॉल बनाया तो फिनॉल बनने के साथ ही, क्योंकि ये क्षार है तो क्षार का काम क्या होता है, H+ लेना। यानी देखें ये आपने फिनॉल बनाया OH, NaOH क्षार है तो Na+ और OH- पर टूटेगा। क्षार का काम होता है H+ लेना, तो OH ने H+ लिया तो पानी बन गया, पानी बना, बचा Na, वो इस O के पास आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड ही बनता है पहले, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि डायरेक्टली यहां से यहां इसको कर दो, ये स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। और ये क्यों बना है इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि NaOH क्षार का काम होता है, वो उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि ये क्षार का काम होता है H+ लेना। सबको पता है O पे माइनस है तो H+ होगा, तो ये H+ ले लेता है, जिस वजह से O पे क्या बच जाएगा, माइनस, Na पे प्लस बचता है, तो Na इसके साथ अटैच हो जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है। इसका मतलब ये स्टेप आपको बीच वाला लिखना ही पड़ेगा। चले, तो ये हमारे पास होता है डॉ प्रक्रम, जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड देखें। सेकंड आपके पास है अमोनिया NH3 के साथ क्रिया, NH3 के साथ क्रिया। तो देखें ये हमारे पास हेलोबेंजीन, यानी मान लो क्लोरोबेंजीन है,
इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम कर रहे हैं अमोनिया के साथ, साथ में उपस्थिति होती है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की यानी Cu2O की। ये ध्यान रखेंगे, क्या करना है बात को समझे। यहां हम इसके आगे लिख रहे हैं 2, इसके आगे लिख रहे हैं 2, वजह क्या है वजह भी जानेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां दोनों सीएल को बाहर कर दिया, दोनों सीएल को बाहर कर दिया तो 2 बेंजीन बच रही हैं। 2 NH3 में से 2 NH2 यहां आ गए, तो 2 तो आगे कॉमन है ही, बेंजीन देखो बेंजीन 2 थी तो 2 तो पूरी हो गई। 2 NH3 में से 2 आगे है, NH2 लगा दिया तो 2 NH2 हो गए, 2 बेंजीन हो गई। अब क्या बच रहा है वो देखें, टोटल H कितने थे 6, 6 में से कितने H यहां आ गए 4, 2 H अभी बाकी है, ठीक है 2 H अभी बाकी है और ये तो पूरा ही बाकी है। तो 2 H ने O को पकड़ लिया, क्या बन गया H2O, तो ये भी खत्म हो गया, O भी खत्म हो गया। 2 Cu और 2 Cl बाकी हैं, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा 2 CuCl बन जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस केस में क्या बना, जब बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तो इस पूरे को हम बोलते हैं एनिलीन, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। तो इससे पहले मैंने क्या बनाया था फिनॉल, अगला चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल और ईथर। इसका मतलब है फिनॉल जब हम वहां पढ़ेंगे फिनॉल बनाने की विधि तो हम डॉ प्रक्रम का उपयोग करेंगे। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 नहीं चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 9 आपके पास है एमीन। तो एमीन बनाने की विधि जब हम पढ़ेंगे तो एमीन वाले केस में एनिलीन भी आता है, तो एनिलीन हम वहां पे बनाएंगे चैप्टर नंबर 9 में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर इंटरलिंक है, अगर एक भी चैप्टर मिसमैच होता है तो बाकी सारे चैप्टर में भी दिक्कत आएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो जो हम बना रहे हैं वो अगले अगले चैप्टर का भी पार्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद 3 की बात करें तो 3 आपके पास है कॉपर साइनाइड CuCl के साथ क्रिया, CuCl के साथ क्रिया। देखें तो मान लो ये हेलोबेंजीन, मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया मैं कर रहा हूं कॉपर साइनाइड के साथ, ठीक है। तो यहां से अगर देखें Cu और Cl तो बाहर हो गया, CuCl जैसा मैं यहां बाहर किया है, बचा क्या CN आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलते हैं साइनोबेंजीन, इसे हम क्या बोलते हैं साइनोबेंजीन। और इसका भी उपयोग तुम करोगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत जगह। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई किसकी हेलो एरीन, यानी जनरली हम क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं। चलें अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो बचता है हेलो एरीन के रासायनिक गुण में, वो देख लेते हैं वो क्या है। वो देखें वो है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, फिलिक का मतलब होता है रागी या स्नेही, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं, इलेक्ट्रोफिलिक बोल दो या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल दो, दोनों बातें सेम है। अब एक जो बात मैं बोलने वाला हूं उस चीज को समझे, इसमें आपको 5 रिएक्शन पढ़नी है, इसमें आपको 5 रिएक्शन पढ़नी है और आने वाले जो 3 चैप्टर है वहां भी आपको 5 पढ़नी है। और ये 5 कहां यूज होंगी, जब भी आपके पास बेंजीन आएगा उस बेंजीन वाले केस में ये 5 आएंगी। जैसे हम पढ़ के रहे चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये हम पढ़ रहे हैं, तो ये 5 रिएक्शन हेलो एल्केन में यूज नहीं होगी, जहां भी बेंजीन होगा वहां हम इन 5 अभिक्रियाओं का यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जहां भी लिखी हुई आएगी। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो क्या था, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो नाभिक रागी तो इसमें लग गई। जब भी इलेक्ट्रॉन रागी लिखा आएगा तो समझ जाना बेंजीन वाला केस है। जैसे अगला चैप्टर है अल्कोहल यानी ROH, फिनॉल यानी बेंजीन के ऊपर OH और ईथर ROR, तो तुम्हें दिख रहा है कि यह बेंजीन है, इसका मतलब है ये 5 जो इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इसके साथ यूज होंगे, इसके साथ यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो
अब 5 टॉपिक शुरू करता हूं। 5 टॉपिक कौन से हैं और ये 5 टॉपिक आप 11वीं में पढ़ चुके हो, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो देखें, इसमें पहला हमारे पास है हैलोजीनीकरण। तो हैलोजीनीकरण का मतलब क्या है, देखें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा, हैलोएल्केन और हैलोएरीन। तो ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास हैलोजन है, तो ये हमारे पास हो गया हैलोएरीन। कोई भी बेंजीन पे ग्रुप जुड़ा होता है तो उसके बराबर वाली पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, उससे नेक्स्ट वाले को मेटा और फिर पैरा। मेटा के सामने मेटा, ऑर्थो के सामने ऑर्थो होती है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कभी कोई रिएक्शन कराते हैं तो वो उसके बेस पर होती है जो ग्रुप जुड़ा होता है। इसका मतलब है हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हैलोएल्केन और हैलोएरीन है, तो हैलोएरीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब है आने वाला कोई भी ग्रुप अगर होगा तो वो या तो ऑर्थो पे आएगा या तो फिर पैरा पे आएगा। इस चैप्टर को ध्यान रखें कि चैप्टर ऑर्थो और पैरा वाला है, यानी जो मैं 5 टॉपिक यहाँ पे करने वाला हूं उन 5 टॉपिक में जो भी ग्रुप या समूह अटैच होगा या तो वो ऑर्थो पे अटैच होगा या तो वो पैरा पे अटैच होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे हैलोजीनीकरण का मतलब है, जैसे मैंने हैलोएरीन सपोज करें क्लोरोबेंजीन ले लिया, हैलोजीनीकरण जो भी हेडिंग लिखी होगी इसका मतलब है उसके साथ क्रिया होगी। तो हैलोजीनीकरण का मतलब है जैसे मैंने हैलोजन ले लिया Cl2, उपस्थिति यहां पे हमने ले लिया निर्जल AlCl3 की, निर्जल AlCl3 की। अब होता क्या है, हैलोजीनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। तो मैंने बोला है जुड़ने के लिए या तो ऑर्थो या तो पैरा पे आने वाला समूह जुड़ेगा। तो ये जो हैलोजन है यानी जो Cl है या तो अटैच होगी ऑर्थो पे और या तो फिर पैरा पे, यानी दोनों पॉसिबिलिटी है अटैच होने की। तो मान लेते हैं एक बार Cl अटैच हो गया ऑर्थो पे प्लस एक बार Cl अटैच हो गया पैरा पे, ऐसे। अब ये ध्यान रखेंगे कि हमने दोनों पॉसिबिलिटी बनाई है, ऑर्थो वाली भी और पैरा वाले भी। तो ध्यान रखेंगे जब हैलोजन जुड़ता है तो यहां से एक H बाहर आएगा, मतलब जब ये Cl यहां पे अटैच होगा तो बदले में एक H यहां से बाहर आएगा जो कि बचे हुए Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं हमारे पास क्या चीज है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, मान लेते हैं हैलोजन, ये ऑर्थो और ये पैरा, तो या तो पैरा पे या तो ऑर्थो पे ग्रुप अटैच होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये वाला चैप्टर ऑर्थो पैरा वाला है, अगला वाला ऑर्थो पैरा वाला है, उससे अगला वाला मेटा है और उससे अगले वाला ऑर्थो पैरा वाला है। यानी कुल मिलाकर एक चैप्टर ऐसा है जो कि मेटा वाला, बाकी सारे ऑर्थो पैरा वाले हैं। यानी जब जब मैं हैलोबेंजीन की क्रिया करूंगा तो आने वाला समूह हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा। देखें हम Cl की जगह यहाँ पे Br का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस Br2, यहाँ पे उत्प्रेरक हमने ले लिया निर्जल FeBr3, FeBr3। अब क्रिया किसके साथ होगी इसकी, Br के साथ। Br या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी लिख देंगे, एक बार Br ऑर्थो पे प्लस एक बार जो Br है वो पैरा पे आ जाएगा। जब Br जुड़ेगा तो यहां से एक H बाहर आएगा जैसे कि यहां पे आया है, तो H और बचा हुआ Br मिलकर क्या बना लेंगे, HBr बना लेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बेंजीन एक है, यहाँ पे बेंजीन 2 है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑर्थो वाला भी बन सकता है और पैरा वाला भी बन सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑर्थो और पैरा वाले में से पैरा वाला जो होता है वो मुख्य होता है, यानी इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा बनती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट जो हैलोजीनीकरण है वो आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखें, दूसरा है नाइट्रीकरण। दूसरा है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या लेंगे और क्या बनेगा, देखें फिर से हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन मान लेते हैं क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हैलोएरीन, तो इसका मतलब है हैलोबेंजीन तो लेना ही पड़ेगा। नाइट्रीकरण का मतलब है हमें HNO3 यानी सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करानी है। उपस्थिति हम लेंगे सांद्र H2SO4 की। अब बात को समझना, नाइट्रीकरण का मतलब होता है, मैं यहां लिख रहा हूं NO2 यानी NO2 का जोड़ना। नाइट्रीकरण का मतलब है NO2 का जोड़ना। हैलोजीनीकरण का मतलब है हैलोजन का जोड़ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे
ये हम शॉर्ट एंड ट्रिक पढ़ रहे हैं कि कब क्या हमें चीजें जोड़नी है। तो जब भी हेलोजनीकरण आएगा तो समझ जाना कि हेलोजन को जोड़ना है, और जब भी नाइट्रीकरण आएगा तो समझ जाना कि NO2 को जोड़ना है। नाइट्रीकरण के लिए क्या लेंगे, HNO3 लेंगे, उपस्थिति लेंगे सांद्र H2SO4 की। HNO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या HONO2, तो ये हो गया HNO3 हो गए। अब जोड़ना क्या है, NO2। जब NO2 जोड़ूंगा तो मुझे पता है कि ये ऑर्थो और पैरा वाला है, यानी ये NO2 या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। जब ये अटैच होगा NO2 तो बदले में एक H बाहर आएगा, H और OH के मिलने से H2O बन जाएगा। तो पहले मैंने H2O को कर दिया बाहर। अब NO2 को एक बार हम जोड़ देंगे कहां, ऑर्थो पे, प्लस एक बार NO2 को जोड़ देंगे पैरा पे, और हमारा मुख्य उत्पाद कौन होगा, पैरा वाला ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है नाइट्रीकरण कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक, इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल, E+ के साथ क्रिया होगी। इसका मतलब है E+ के साथ क्रिया अगर होगी तो सिंपल सी बात है, जुड़ने वाला जो भी समूह होगा वो E+ होगा। यानी आपसे पूछ ले हेलोजीनीकरण में E+ कौन है, तो E+ कौन है, जो ग्रुप जुड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा E+ किसमें है, X+। ऐसी तुमसे पूछे नाइट्रीकरण में E+ कौन होगा, तो नाइट्रीकरण में जुड़ने वाला NO2 है, तो यहां E+ कौन होगा, NO2+ होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन E+ का काम करेगा, हेलोजीनीकरण में X+ और नाइट्रीकरण में NO2+ काम करेगा। चलें, अब जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। देख, अब मैं सब हटा रहा हूं। देखें, थर्ड जो हमारे पास है वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, अब सल्फोनीकरण का मतलब होता है कि SO3H समूह को जोड़ना है, SO3H समूह को जोड़ना है, ये है सल्फोनीकरण। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम पढ़ चुके हैं, ऑर्थो और पैरा पे ही जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन, प्लस किसके साथ क्रिया होगी ये याद रखेंगे, तो हमारे पास होगा H2SO4, और H2SO4 कैसा होगा, सांद्र। उपस्थिति यहां पे किसी की नहीं रहेगी। H2SO4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, HOSO3H, तो मैं H2SO4 को ऐसे भी लिख सकता हूं। अटैच होने वाला ग्रुप कौन है, SO3H, मुझे जोड़ना है। बचा क्या, OH, तो यहां से एक H निकलेगा, तो H2O तो बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम H2O को बाहर कर देंगे, SO3H ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया Cl SO3H प्लस ये Cl और SO3H ऐसा हो गया। तो कुल मिलाकर SO3H कहां जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा और पैरा पे आ जाएगा। अब ध्यान रखेंगे सल्फोनीकरण का पूछा जाए कि सल्फोनीकरण में E+ कौन होता है, तो जो भी समूह जुड़ेगा वो ही E+ होगा, यानी SO3H प्लस ही कौन होगा, E+ होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें, अब जो हमारे पास फोर्थ है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण, अब इसका मतलब क्या है समझे, तो जो फ्रीडल क्राफ्ट है वो तो हो गया साइंटिस्ट का नेम, बचा क्या, एल्कीलीकरण। एल्कीलीकरण का मतलब है एल्किल समूह को जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे, यहां R, यानी एल्किल समूह को जोड़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एल्किल समूह जुड़ेगा कहां, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। तो देखें, ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। हम ब्रोमोबेंजीन का भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एल्कीलीकरण के हम लेंगे RX, उपस्थिति यहां पे लेंगे AlCl3 की। अब करना क्या है, R को जोड़ना है ऑर्थो और पैरा पे, तो H बाहर आएगा, H और X ये हो जाएगा बाहर, प्लस एक बार R को लिख देंगे ऑर्थो पे, प्लस एक बार R को लिख देंगे पैरा पे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण। अब बात को समझना, ये R कौन है, एल्किल समूह है, हम पढ़ चुके हैं। R को चेंज कर दूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर बनते जाएंगे। जैसे मान लो R की जगह मैं ले लो CH3, X की जगह Cl, यहां पे हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया निर्जल AlCl3,
तो H और Cl तो बाहर आ जाएगा, CH3 यहां आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पे हम लिख लेंगे CH3 प्लस पैरा पे कर देंगे CH3 और प्लस HCl बाहर हो जाएगा। मैं यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 भी यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे R को चेंज करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट जो उत्पाद है वो बनते जाएंगे। तो ये रहा हमारे पास का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब फिफ्थ जो हमारे पास आता है वो भी देखें क्या है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में E प्लस कौन होगा, जो ग्रुप जुड़ रहा है, यानी R प्लस इसमें काम करेगा E प्लस का। अच्छा अब फिफ्थ देखें, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। तो ध्यान रखेंगे हम इसको एसिलीकरण या एसिटिलीकरण भी बोल सकते हैं। अब बात को समझना, एसिल समूह या एसिटिल समूह किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं RCO को हम क्या बोलते हैं, एसिल समूह या एसिटिल समूह बोलते हैं। इसका मतलब है इस वाले केस में RCO ग्रुप जुड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे और बाकी H बाहर आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या लेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस RCOX ले लिया, मान लो उपस्थिति सेम रहेगी AlCl3 जैसे कि यहां है, होगा क्या RCO ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे आएगा, H बाहर निकलेगा तो X के साथ वो HX बना लेगा, तो HX तो हो गया बाहर। अब जहां से X बाहर हुआ है, कहां से बाहर हुआ है, यहां से, इसका मतलब अटैच जो होगा वो यहां से होगा, यानी ऐसे COR प्लस COR ऐसे होगा। अब बात को समझे, ये जो हमारे पास R है इसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मान लो CH3, COX की जगह Cl ले लिया, ये सेम AlCl3 हो गया, और ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन, तो COCH3 को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ देंगे और HCl बाहर हो जाएगा, तो ये HCl हो गया बाहर, प्लस एक बार हमारे पास COCH3 ऑर्थो पे आ जाएगा, प्लस एक बार कहां जाएगा, एक बार आ जाएगा पैरा पे। तो इस तरीके से हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण या एसिटिलीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब इन पांचों की बात मैं कर रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे कि ये पांचों टॉपिक अगले चैप्टर में भी आएंगे, फिर अगले चैप्टर में आएंगे, फिर अगले चैप्टर में आएंगे। तो इसका मतलब है पांच टॉपिक क्या है, कॉमन है, बस अंतर क्या है इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आने वाला समूह ऑर्थो पैरा पे आएगा या मेटा पे आएगा। शॉर्ट एंड ट्रिक मैंने बोल दी है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर मेटा है, बाकी तीन चैप्टर जो बच गए, हेलोएल्केन, हेलोएरिन, एल्कोहल फिनोल ईथर और एमीन, ये तीनों चैप्टर ऑर्थो पैरा वाले हैं, यानी आने वाला कोई भी समूह अगर होगा तो वो ऑर्थो या पैरा पे आएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक और बात समझें, जब आप किसी भी चीज को जोड़ रहे हो तो H बाहर आ रहा है, तो प्रतिस्थापन हम अभिक्रिया ये पढ़ रहे हैं, एक का आना दूसरे का जाना, इसका मतलब है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब X पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, तो सिंपल सी बात है पूरे पे चार्ज कैसा होगा, प्लस का, तो प्लस वाला ही तो क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन, इसलिए नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो हेडिंग थी वो मैंने आपको बताई, कुछ हेडिंग का मीनिंग क्या है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये प्लस वाला यहां जुड़ रहा है तो इस केस में RCO प्लस काम करेगा किसका, E प्लस का। अब अगर ये E प्लस यहां पे आ रहा है, इसका मतलब क्लोरोबेंजीन कौन है, Nu माइनस है। क्लोरोबेंजीन कौन है, Nu माइनस है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, देखें। क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया, तुमने 11वीं में रेजोनेंस अनुनाद सीखा होगा, ठीक है, और नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं। देखें Cl के पास अगर हम बात करते हैं तो Cl पर लोन पेयर होता है। अगर हम बात करते हैं कि ये बेंजीन कैसा होता है, तो देखें बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन पे 1 2 3 तीन पाई बंद होते हैं, बेंजीन के पास 3 पाई बंद होते हैं। अब हमने पढ़ा है Nu माइनस कौन होते हैं, जिनके पास या तो माइनस का चार्ज हो यानी आवेश हो, या जिनके पास लोन पेयर हो, या ध्यान रखना जिनके पास पाई बंद हो। पाई बंद वाले भी Nu माइनस ही कहलाते हैं। इसका मतलब है बेंजीन अपना आप में कैसा है, Nu माइनस। तो बेंजीन कह रहा है किसी को भी क्रिया करनी है तो सामने वाला E प्लस होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद कौन हूं, Nu माइनस हूं।
अब Cl की बात करते हैं तो Cl के लोन पेयर अनुनाद में जाते हैं ऐसे, तो Cl के लोन पेयर अनुनाद में जाएंगे तो ये बंद यहां से यहां शिफ्ट होगा माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों बंद तो ऐसे रहे, Cl लोन पेयर से क्या बन गया, डबल बंद। जो लोन पेयर देता है उस पर आवेश कैसा आता है, पॉजिटिव, और एक बंद एक नेगेटिव चार्ज में खुल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अनुनाद। डबल हेडेड एरो से हम शो करते हैं। मैं थोड़ा सा जा रहा हूं 11वीं वाले पार्ट में, इतना बारीक में बताने की नीड नहीं है, आपको आता ही होगा, बट फिर भी अगर नहीं आता है तो देख लें। फिर नेगेटिव से एक बन जाएगा बंद, और फिर इस एक बंद से एक नेगेटिव बन जाएगा। तो दो जैसा है पहले मैं वैसे रख दूंगा, ऐसे जैसा है, नेगेटिव से एक बंद बना और इस एक बंद से एक नेगेटिव बन गया। फिर से क्या करेंगे, एक नेगेटिव से एक बंद और एक बंद से एक नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, ये जैसा है वैसे का वैसे रख दिया, नेगेटिव से एक बंद बन गया और एक बंद से एक नेगेटिव बन गया। ये डबल हेडेड एरो है, तो हम क्या बोलते हैं, अनुनाद संरचना। अब नेगेटिव से एक बंद बनेगा, एक बंद से एक नेगेटिव बनेगा, तो यही संरचना वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास हो गई इसकी अनुनाद संरचनाएं। ये क्या हो गई इसकी अनुनाद संरचनाएं। अब बात को समझें, ये जो नेगेटिव का चार्ज है ये कहां आया, ऑर्थो पे, कहां आया, पैरा पे, कहां आया, ऑर्थो पे। इसका मतलब है नेगेटिव का जो चार्ज है, माइनस का जो चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। बात को समझना, बेंजीन अपने आप में कैसा है, Nu माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। बेंजीन अपने आप में कैसा है, रिच है यानी अमीर है, यानी बेंजीन अपने आप काम करेगा किस चीज का, Nu माइनस का। Cl कह रहा है कि मैं अगर तेरे ऊपर लग जाऊं तो मैं तुझे इलेक्ट्रॉन और दूंगा। इसका मतलब बेंजीन को ये इलेक्ट्रॉन और देने की कोशिश कर रहा है और रिच करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने पता किया कि वास्तव में ये Cl कौन सी पोजीशन को रिच कर रहा है, ऑर्थो को या मेटा को या पैरा को। तो जब रेजोनेंस किया, अनुनाद किया, तो पता लगा माइनस का चार्ज ऑर्थो पे आ रखा है, पैरा पे आ रखा है, ऑर्थो पे आ रखा है। इसका मतलब इसने मेटा को रिच नहीं करा, इसने सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा को रिच किया है। इसलिए ही E प्लस ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है हर जगह, ऑर्थो और पैरा। देखें, ऑर्थो और पैरा, इसका मतलब है हर जगह ऑर्थो पैरा का ग्रुप क्यों आ रहा है, क्योंकि इस Cl ने इस बेंजीन को रिच बनाया है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये रीजन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब मैं से कर देता हूं रफ और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखें, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, उससे पहले देखें, हाँ एक चीज और है। जब हमने हेलो बेंजीन जो है बनाने की विधि सीखी थी, तो उसमें दो पार्ट ऐसे हैं जो कि और बाकी हैं। बेंजीन हम बात कर रहे हैं किसकी, हेलो एरिन बनाने की जो विधियां हमने पढ़ी हैं, उसमें दो विधि और है जो मुझे बतानी है। देखें, अगर मैं हेलोजीनीकरण कर दूं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है इसलिए मुझे याद आ गया, हेलोजीनीकरण किसका, बेंजीन का, बेंजीन का। तो हेलोजीनीकरण अगर बेंजीन का करता हूं तो बेंजीन ये हो गया, ठीक है। हेलोजीनीकरण जैसे हेलोजन Cl2 ले लो या Br2 ले लो। अभी तुमने पढ़ा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति हो गई, Cl अटैच होगा और HCl बाहर आएगा। अब इस बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है, और जब बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं होता है तो ना इसमें ऑर्थो है, ना मेटा है, ना ही पैरा है, कुछ नहीं है, सारी पोजीशन सेम है। ध्यान रखेंगे, जब बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ेगा तो उसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा हम बताते हैं। अगर बेंजीन पे कोई समूह नहीं है तो इसका मतलब कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, सारी पोजीशन सेम है, ऑर्थो मेटा पैरा यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब है इस Cl को मैं कहीं भी जोड़ सकता हूं। मान लो मैं यहां जोड़ना चाहता हूं, तो ये जो H है, Cl जब यहां आएगा तो H यहां से बाहर जाएगा, तो H और Cl तो बाहर हो गया, प्लस बचा हुआ Cl यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। Br2 लेता तो ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता था। तो ये हेलो एरिन बनाने की एक और विधि हो गई। एक और है जो हमारे पास है, राशि प्रक्रम। इसमें क्या है देखें, इसमें हम बेंजीन लेंगे प्लस बेंजीन की क्रिया HCl प्लस हाफ O2 के साथ कराएंगे, उपस्थिति लेंगे CuCl2 की। अब बात तो समझे,
अगर मुझे हेलो एरिन बनाना है तो सीएल को यहां आना पड़ेगा, सारी पोजीशन सेम है, कहीं भी आ सकता है। मान लो अगर सीएल यहां आना चाह रहा है तो यहां से एच बाहर जाएगा, तो एक एच ही हो गया, एक एच ही हो गया, टोटल हो गए 2H। हाफ O2 का मतलब होता है एक ऑक्सीजन, तो 2H ये है, एक ऑक्सीजन है, तो H2O तो बाहर आ जाएगा, प्लस बचा का सीएल वो यहां आ जाएगा। तो इस केस में भी हेलोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो राशिक प्रक्रम का भी ध्यान रखेंगे कि इस केस में भी हम जो है हेलो एरिन बना सकते हैं। तो आई होप ये इतना सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। 2 टॉपिक हमारे पास और हैं, देन फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम कुछ बाद में क्वेश्चन करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखें अब आपके पास क्या क्या बाकी है। एक तो हमारे पास बाकी है डीडीटी, और एक हमारे पास बाकी है फ्रियोन। एक हमारे पास क्या बाकी है, डीडीटी, और एक हमारे पास बाकी है फ्रियोन। डीडीटी की बात करें तो डीडीटी ध्यान रखना कीटाणुनाशक होता है। डीडीटी कैसा होता है, कीटाणुनाशक, यानी कीटाणुओं को मारने के लिए यूज किया जाता है। डीडीटी बनता कैसे है, इसका नाम क्या होगा वो भी देखें। हमारे पास है CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल। तो अब ये जो क्लोरल है, अच्छे काम करते हैं, इसको मैं साइड में कर देता हूं। यह CCl3CHO, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल। क्लोरल की क्रिया हम करेंगे क्लोरोबेंजीन के साथ, तो ये क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, और क्लोरोबेंजीन हम ले रहे हैं 2, तो 2 क्लोरोबेंजीन हो गई। इसकी पैरा पोजीशन पे H है, पैरा पोजीशन पे ये H है। उपस्थिति लेंगे हम सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की। ये ध्यान रखना कि फ्रियोन नहीं पढ़ रहे, फ्रियोन पढ़ेंगे बाद में, पहले हम डीडीटी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। सांद्र H2SO4 काम करता है पानी को निकालने का, ये ध्यान रखना। सांद्र H2SO4 काम करता है पानी को निकालने का, तो इसका मतलब है यहां से H और यहां से O, ठीक है, यानी पानी यहां से क्या होगा, बाहर होगा। तो ये O हमारे पास हो गया, और 2 ये हमारे पास क्या हो गए, H, इसका मतलब है H2O यहां से बाहर होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं अगर सांद्र H2SO4 आता है तो मोस्टली इसका काम क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, यानी वो एजेंट जो जल को रिमूव कर देता है। तो सांद्र H2SO4 ने यहां से जल को बाहर किया, तो ये H2O को मैंने यहां कर दिया बाहर, स्पेस ज्यादा नहीं है इसलिए मैंने इसको यहां बाहर कर दिया। अब क्या बचा, ये बचा CCl3CH, ऐसे। अब ये CH इस कार्बन से और इस कार्बन से कनेक्ट हो गए ऐसे ऐसे, बाकी हमारे पास क्लोरोबेंजीन हो गई, ये हो गई क्लोरोबेंजीन। तो ये जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, डीडीटी। अब इसके नाम की बात करते हैं, नाम देखें। इस Cl को अगर मैं ऐसे लिख दूं ताकि नेमिंग में दिक्कत ना आए, CCl, गणना कहां से होगी, बात सुने, 1 2, दूसरे कार्बन पे इतना बड़ा ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे इतना बड़ा ग्रुप है। चैप्टर नंबर 5 उपसंयोजक यौगिक में आयुपेशी नामकरण मैंने आपको सिखाए थे, तो वहां से इसका नाम आएगा। सर कैसा आएगा, जब बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं, तो कितने लगे, 2, तो उसको बोलेंगे बिस। तो जो बिस शब्द है वो आपने वहां पढ़ा होगा, द्विदंती लिगेंड के लिए यूज करते थे। तो 2 पे ये है, 2 पे ये है, तो नाम क्या हो गया, 2,2, 2 पे ये, 2 पे ये, कितने हैं, 20, यानी 2 हैं, तो 2,2 20, इतना हमने लिख दिया। अब इनकी नेमिंग कैसे होगी, 2 पे तो ये है, 2 पे ये है, ठीक है, तो 2 पे अगर ये पूरा ग्रुप है तो काउंटिंग यहां से 1 2 3 4, यहां से भी सेम होगी, 1 2 3 4, दोनों के लिए सेम है। तो मैं एक के लिए लिखूंगा क्योंकि 20 मैंने आगे लिखा हुआ है जो कि दोनों का काम करेगा, यानी 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। इस बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, फेनिल, इस बेंजीन को हम बोलते हैं फेनिल। तो ये जो 4 क्लोरोफेनिल, इस रिंग के लिए बिस आगे लिखा हुआ, यानी दोनों की बात हो गई। तो इतना नाम तो हो गया खत्म। अब पहले कार्बन पे एक Cl है, एक Cl है, एक Cl है, यानी 3 Cl है, तो कैसे कैसे लिखेंगे, 1,1,1, 3 बार तीनों के लिए, क्योंकि तीनों सेम है इसलिए ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, इन तीनों का नाम खत्म। अब कार्बन कितने हैं, 2, यानी एथेन, यानी एथेन।
तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, 2,2 बिस 4 क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये किसका है, DDT का आईयूपीएसी नेम। अब देखो यहाँ 2,2 बिस 4 क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा हो कि भाई मैच तो नहीं हो रहा, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, DDT का। देखिए डी का मतलब डाई क्लोरो, डी का मतलब डाई क्लोरो, दूसरा डी डाईफेनिल, डाईफेनिल, टी ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसका कॉमन नेम आ गया, किसका, DDT का। तो ध्यान रखेंगे कि DDT का जो नाम है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी बोर्ड के पर्पज से दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्लोरल का सूत्र क्या होता है, ये होता है CCl3CHO, इसको भी ध्यान रखेंगे। और DDT बनता कैसे है, ये बनाने की विधि को भी ध्यान रखेंगे। और उपयोग क्या होता है, कीटाणुनाशक में होता है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो ये DDT आपका हो गया फिनिश। अब जो नेक्स्ट आपके पास बचता है वो कौन है, फ्रियोन। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, देन इसके बाद फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अब यहां से एक बात आती है कि यहाँ पे आपके पास एक है टर्म जिसे हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो जनरल इसको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म जो अभिक्रिया है वो अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हेलोफॉर्म अभिक्रिया इस चैप्टर के अंदर बहुत थोड़ी सी दी हुई है। तो जब चैप्टर हम पढ़ेंगे 8 वाला, मतलब अभी जो हम पढ़े हैं वो 6 है, तो 7 और फिर जो 8 वाला चैप्टर आएगा वहां पे हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चले तो फ्रियोन देखते हैं क्या है। तो ये हो गया फ्रियोन। फ्रियोन का मतलब है, आपने सुना होगा CFC, CFC सुना है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन भी बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। बनाने की विधि कैसे बनेगा, अभी हमने DDT बनाने की विधि देखी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रियोन कैसे बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 ले लिया, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे HF के साथ, उपस्थिति लेंगे SbF5 की या SbCl5 की भी उपस्थिति हम ले सकते हैं। अब होगा क्या, देखें HF के आगे मैंने लिख दिया 2, तो होगा ये 2H 2Cl बाहर, यानी 2HCl बाहर। ठीक है, तो 2H और 2Cl अगर बाहर हो जाएंगे तो यहां क्या बचा, Cl बचे 2, ये तो खत्म हो गया। 2H भी खत्म है, 2F बाकी हैं, तो ये लिख देंगे F2। तो ये बन गया CCl2F2 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक और चीज मुझे जो बतानी है इस फ्रियोन के अंदर वो क्या है, सुने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरो यानी Cl है, फ्लोरो यानी F है, तो दोनों मौजूद रहने चाहिए, तब जाके बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। संख्या कैसे चेक करते हैं, देखो ये मेरे पास है CCl4, कार्बन बनाता है 4 बंद, तो 4 Cl हो गए। मानो एक Cl हटा दूं तो कितना बचा, CCl3, एक F लगा दिया। मान लो एक और Cl यहां से हटा दूं, सपोज करो, अभी देखो यहां पर 3 है, एक Cl हटा दूं और एक F ले आऊं, तो CCl2F2, यानी अभी भी Cl और F दोनों हैं। अच्छा फिर काम करते हैं, एक और Cl हटा दूं तो Cl एक रह गया और F कितने हो गए, 3। अच्छा एक और Cl हटा दूं और एक F लगा दूं तो CF4, अब यहां Cl नहीं है, इसका मतलब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके पास 3 टाइप की हो गई। अब सुने, यहाँ एक F है, यहाँ 2 F है, यहाँ 3 F है। तो जब हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, यानी जो हमारे पास फ्रियोन है, तो फ्रियोन ध्यान रखेंगे, तो मतलब फ्रियोन का जो नाम है वो फ्लोरीन की संख्या के आधार पर पड़ा हुआ है। फ्रियोन 11 का मतलब एक F है, फ्रियोन 12 का मतलब 2 F है, फ्रियोन 13 का मतलब 3 F है। तो जो फ्लोरीन की संख्या है उसके आधार पर हम फ्रियोन 11, 12 या 13 बोलते हैं। अब बात करते हैं CFC, हालांकि सबको पहले से ही पता है क्या काम होता है, किस लिए हम इसका यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर जो होता है उससे गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
और ये गैस ओजोन की जो लेयर है उसको डिप्लीट यानी तोड़ने का काम करती है। इसलिए हम इसका जो निर्माण है इस पर रोक लगा रखी है कि ज्यादा भी निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ओजोन परत को डैमेज करती रहेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ड्रॉबैक है, यानी कमियां हैं किसकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। चले, तो ये हो गया आपके पास फ्रियोन जो आपने पढ़ा, और फ्रियोन को ही क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो आई होप ये पूरी जो वीडियो, जो पूरा जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।